नमस्कार दोस्तों। संविधान की दूसरी सीरीज़ जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 देख रहे हैं। इस पार्ट 2 में क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक का जो भी टर्म चला था उस टर्म को हम देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये सीरीज़ नहीं समझ में आ रही है, ये जो हम सेकेंड लेक्चर कन्वे कर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको फर्स्ट लेक्चर इसके लिए देखना पड़ेगा। और ये फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाइए, फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन कम टू द सेकेंड लेक्चर। और सेम वही रूल रहेगा। पढ़ना है हमें किससे? इंडियन पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत से। ठीक है, फिर भी हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। पिछले वीडियो में कंपनी रूल का इंट्रोडक्शन देखा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, देन इसका माइंड मैप देखा, देन वी जंप टू द 1784। और 1784 में जो इंडिया को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया, कंपनीज टेरिटरी की इंडिया को जो ब्रिटिश पोजीशन कहा गया उसको समझा। देन वी केम टू 1813 और 1833। 1813 और 1833 में 13 में क्या हुआ? मोनोपोली राइट्स खत्म हुए। और 33 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये 1833। फिर लेटर ऑन हमने 1853 का एक्ट देखना है। 1853 के एक्ट से लेके माइट भी शायद हम पिछले वीडियो में 1853 का एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल मैं वापस से 1853 का एक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमारा एक बैकग्राउंड बन जाए कि 1853 से लेके 1858 के बीच में क्या क्या हुआ। चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल के अलग अलग कर दिए जाएंगे। अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें क्या कि पहले कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। यहाँ पे 2 मेंबर और क्या कर दिए गए? प्रोविजनल मेंबर बना दिए गए, 2 मेंबर और ऐड कर दिए गए। क्योंकि 1853 तक डिस्कस किया था कि 1853 तक 54 to 55% ब्रिटिश पोजीशन में इंडिया आ चुका है। दैट इज़ वाई ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ? बहुत ही अच्छी जो नींव रखी गई वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम सभी के लिए ओपन कर दिए गए। यानी कि इंडियंस भी उस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब माइंड मैप की तरफ जाते हैं क्योंकि माइंड मैप आपको ज़्यादा अच्छे से कन्वे करेगा चीज़ों को। एटीन 1853 का एक्ट। चलिए, 1853 के पहला पॉइंट तो ये है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सभी के लिए ओपन कर दिया गया। और ये क्या है? लास्ट चार्टर है। 1853 क्या है? लास्ट चार्टर है। और इस लास्ट चार्टर के बाद कौन आएगा रूल करने के लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको रूल करेगी। वो हम 1858 के एक्ट में देखेंगे कि वो कैसे उन्होंने डायरेक्टली रूल किया। चूँकि यहाँ पे रूल करने के लिए COD है, BOD है और गवर्नर जनरल है। ठीक है, और गवर्नर जनरल के अंडर में 4 हैं। 1833 के एक्ट से 2 मेंबर और दिए गए इनको, प्लस प्रोविजनल काउंसिल भी दी गई। जैसे ये जो जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, ये यही बात है। इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन भी लिया।
पिछली वीडियो में हमने ये भी समझा था कि अभी जो सिस्टम है, जैसे स्टेट, सॉरी, सेंटर, स्टेट, देन पंचायत, और 1833 में उस टाइम का सिस्टम क्या रहा था? उस टाइम का सिस्टम ये रहा था, सेंटर और प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसको क्या कहा? लोकल रिप्रेजेंटेशन या फिर लोकल गवर्नमेंट्स। अब दूसरा सवाल ये बनता है, क्या इन लोकल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया के लोग भी थे? नहीं, इसमें इंडिया के लोग नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। क्यों ब्रिटिशर्स? इसलिए ताकि वो वहाँ की जगहों को कंट्रोल कर सके। ऑलराइट, तो ये है अपना क्या, 1853 का एक्ट। अब ये 1853 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, मैं ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नंबर क्या कर दिया गया? स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कम कर दिया गया। जो कि पहले 24 हुआ करता था, अब उसको क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। लॉ मेंबर बनाए गए। लॉ मेंबर कब बनाए गए थे? 1833 में। और हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? 1853 की बात कर रहे हैं। तो 1833 में लॉ मेंबर बनाया गया था, यहाँ पे लॉ मेंबर को परमानेंट कर दिया गया। ये लॉ मेंबर थे कौन? लॉर्ड मैकाले। ये थे कौन? लॉर्ड मैकाले। अब आते हैं हम 1858 के एक्ट में। 1858 का एक्ट क्या कहता है? 1858 से पहले 1857 की क्रांति हुई है, और 1857 की क्रांति ये शो करती है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हमारे देश के लोग रूल नहीं होना चाहते। वो कह रहे हैं कि अब हमें रूल होना है, या तो आप फॉर्मली जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक रूल होता है, उस डेमोक्रेटिक रूल के बेसिस पे आप रूल करेंगे, तब तो हम आपके साथ में रहेंगे। ये एक्सप्लॉयटेशन वाला राज नहीं चलेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या किया? 1857 की क्रांति की गई। 1857 की क्रांति का जो प्रोडक्ट निकला, 1857 की क्रांति का जो प्रोडक्ट निकला, वो निकला क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं 1857 की क्रांति का। क्या है 1857 की क्रांति? 1857 की क्रांति एग्रीकल्चर, जो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, जिनके पास लैंड थी, क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? रिसोर्स चाहिए था। ये रिसोर्स कहाँ से उपजता है? रॉ मटेरियल तो लैंड से ही मिलेगा। अब ये क्या करते थे? इनसे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल लिया करते थे। ये लैंड को कितना नुकसान हो रहा है, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, इससे ब्रिटिशर्स को या कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, तो ये पीजेंट कभी ना कभी तो रिवॉल्ट करेगा ही, और ये रिवॉल्ट 1857 की क्रांति में निकला। ये एकमात्र रीज़न नहीं है कि 1857 की क्रांति हुई, ये एकमात्र रीज़न नहीं है, पर ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या था? जैसा कि सुनने में आता है और कहा भी जाता है कि जो हमारे मिलिट्री मैन्स थे, यानी मंगल पांडे, मंगल पांडे थे, उनको सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी की बंदूकें प्रदान की गई, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ है। धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव को भी इन्होंने डिटोरिएट किया। दैट इज़ वाई 1857 की क्रांति भी हुई। ये एकमात्र रीज़न नहीं है, पर हम अपने एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इन दो कॉजेज को लेके चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? द रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। कंपनी को हटा दिया गया और क्राउन आ गया। तो समझते हैं, अगर कंपनी हटी है तो क्या क्या हटेगा? कंपनी हटी है तो क्या क्या हटेगा? एक तो सीओडी बिल्कुल हटेगा, बीओडी हटेगा, दोनों को अबॉलिश किया जाएगा। और क्या था? गवर्नर जनरल,
जो भी कंपनी के अंदर में काम कर रहा था उसको भी हटा दिया जाएगा। गवर्नर जनरल के अंदर में 4+2 थे मेंबर, उनको भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब इन सब के ऊपर आ कौन रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ रही है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को रूल करेगी। इंडिया में जो भी पैटर्न होगा, जो भी एक्सरसाइजेज होंगी, किसी भी तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वो कौन बनाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली बनाएगी। पहले क्या हो रहा था, बीच में कंपनी थी, इसको हटा दिया गया। द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये जो बीच में मीडिएटर है, जहाँ से कंपनी को हटाया गया है, इस जगह आएगा कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भाई कोई तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि एलिजाबेथ और ये सभी राजा महाराजा उठ के आ जाएंगे इंडिया में और रूल करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। तो कंपनी को अगर हटा रहे हैं तो अपना रिप्रेजेंटेशन किसी गवर्नमेंट के आदमी को भेजेंगे। वो गवर्नमेंट का आदमी कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। ही वॉज असाइंड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें कितने मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, इसमें 15 मेंबर बने। अब ये किसके अंदर में काम करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, पहला है क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन सेकंड आपका क्या आता है, काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में कितने मेंबर है, 15 मेंबर हैं। He was vested with a complete authority and control over Indian administration through the viceroy। जैसा कि समझा कि गवर्नर जनरल को जब हटाया गया है और उस जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ इंडिया लाया गया है, तो एक कौन होगा, वाइसराय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल को हटा के क्या डाला इन्होंने, वाइसराय ऑफ इंडिया को बनाया। द गवर्नर जनरल, वाइसराय ऑफ इंडिया। अब ये वाइसराय बने कौन है, पहले लॉर्ड केनिंग। कौन बने हैं, लॉर्ड केनिंग बने हैं। ये हमने डिस्कस किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया है। चलिए इसी का एक माइंड मैप है। माइंड मैप क्या है कि ये गवर्नर जनरल है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और ये क्राउन है। गवर्नर जनरल के अंडर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल तो है नहीं, ये आएगा क्या, वाइसराय, आएगा क्या, वाइसराय। वाइसराय को असिस्ट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यहाँ पे कौन होंगे, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। यहाँ है कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो किसके अंडर में है, क्राउन के अंडर में है। इसको कौन असिस्ट करेगा, काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में 15 मेंबर। तो सवाल ये बनता है, क्या गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का नंबर वही 4+2 रखेगा या बढ़ा भी सकता है। अभी तो नंबर्स यही हैं, अभी नंबर्स यही हैं जो वाइसराय ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रहे हैं, नंबर्स वही है, डेजिग्नेशन चेंज हो गई है, ठीक है। अब ये जो 15 मेंबर होंगे वो होंगे कौन, एक तो क्राउन यानी एलिजाबेथ नॉमिनेट करेगी, एक एलिजाबेथ नॉमिनेट करेगी, और एक रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिप्रेजेंटेशन लेने का मोटिव इनका ये था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से रिप्रेजेंटेशन रहा, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने टाइम से वहाँ पे रूल कर रही है, तो दे नो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ रूलरशिप, ठीक है। तो रूलरशिप का प्रोस एंड कॉन ये जानते हैं, दैट इज वाई ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ 15 मेंबर की काउंसिल में रखा गया, बट दे डोंट हैव पावर, दे नीड टू वोट ओवर देयर। ऑलराइट, ये है आपका 1858 का एक्ट, जो 1857 की क्रांति के बाद आया। अब इसके बाद एक देखिए, इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया है। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, तो गवर्नमेंट है कौन, ब्रिटिश है, इसीलिए ब्रिटिश ही यहाँ पे रूल करेगी। ऑलराइट,
अब ब्रिटिश यहाँ इनकी धरती पे तो आके रूल नहीं करेगी, पर अपने रिप्रेजेंटेशंस, अपने रिप्रेजेंटेटरी पार्ट्स को भेजेंगी, अपने बाशिंदों को भेजेगी कि जाइए और इंडिया में रूल कीजिए। ये वही माइंड मैप है, 1858 का ही है, पर थोड़ा अलग ढंग से। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हर कैंडिडेट का आंसर और हर कैंडिडेट का सोचने का तरीका अलग होता है। तो वो सोचने का तरीका ही आपका मेंस आंसर राइटिंग को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। इसलिए मैंने दो दो तीन तीन तरीके के माइंड मैप्स बनाए हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि और क्या इसको और किस तरीके से इंफॉर्मेटिव भी बनाया जा सकता है और थोड़ा क्रिएटिव बनाया जा सकता है। तो जितना क्रिएटिव आपका मेंस का आंसर होगा, उतना ही क्रिएटिव ऐसा दिखाई देगा एग्जामिनर को कि आपने मेहनत की है। ठीक है, जब किसी भी सब्जेक्ट का आप डायग्राम बनाने लग जाते हैं ना, और उसका रॉ डायग्राम बनाने लग जाते हैं, तो समझिए वो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आपकी होती जा रही है। ठीक है, तो ये वही माइंड मैप है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया। 1858 का एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो कंपनी का था वो तख्ता पलट कर दिया और शासन अपने हाथ में ले लिया। पर ये शासन अपने हाथ में लिया क्यों? शासन अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको वहाँ पर राज करना है। राज करना है तो लोगों का साथ चाहिए, लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो राज कैसे करेंगे? ठीक है, सो जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एक्ट्स आ रहे हैं, जैसे 1861, 1892, 1909, 1919, फिर डायरेक्टली 1935, देन 1947, ये जो कॉन्जिक्यूटिव एक्ट्स आ रहे हैं, ये एक्ट यही शो कर रहे हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट से, या फिर इंडियन गवर्नमेंट तो है नहीं अभी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉपरेशन की उम्मीद रखती है। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपरेट नहीं करेगा तो उनके लोग मारे जाएंगे। वो कितने मुट्ठी भर लोग लेकर आए थे और मुट्ठी भर लोगों ने इंडिया पर राज कर लिया। अब इन मुट्ठी भर लोगों को बचाना भी ज़रूरी है। कैसे बचेंगे ये लोग? ऐसे ही बचेंगे कि अब कॉपरेशन की डिमांड करनी चाहिए। किससे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या करेंगे कॉपरेशन के लिए? अब जो कॉन्जिक्यूटिव, जैसे बताया मैंने आपको, जो भी कॉन्जिक्यूटिव एक्ट आएंगे ना, वो इंडिया के फेवर में आएंगे, इंडिया के अगेंस्ट में नहीं आएंगे, इंडिया के फेवर में आएंगे। तो दिस 1861 एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 3 इंडियंस को एंट्री मिली। ये 3 इंडियंस कौन थे? पहले थे राजा ऑफ बनारस, पहले राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला, एंड तीसरे थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव का नाम यही है, इसी तरीके से हमें डिनोट भी करना है, उस तरीके से लिखना भी। आप जब लक्ष्मीकांत खोल के देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में भी आपको यही मिलेगा। ऑलराइट, तो कौन कौन थे? ये जो 3 मेंबर्स थे, ये 3 इंडियंस को यहाँ पे एंट्री मिली है। तो सवाल क्या पूछा जाएगा? इंडियंस को एंट्री कब मिली, कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिया को रिप्रेजेंटेशन कब मिला? 1861 में। तो ये 3 इंडियंस कौन थे? ये 3 इंडियंस थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये तो किया ही इन्होंने, और दूसरा सेंटर और प्रोविंस,
जैसा पहले कहा था कि सेंटर और प्रोविंस में ही है अभी गवर्नमेंट डिवाइडेड, पहले सेंटर ही थी, फिर उसके बाद प्रोविंस आई। इट प्रोवाइडेड द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव सब इंडियंस एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखो ये 3 मेंबर्स इसलिए लिए ना कि कॉपरेशन, आपसे कॉपरेट की डिमांड करते हैं, इंडियंस को भी हम आने दे रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले तो हम ही लोग राज कर रहे थे, अब इंडियंस भी आएंगे, क्योंकि हमारा देश है तो हम जानते हैं हमारे देश की समस्याएं कि कोई विदेशी जानेगा। इसीलिए इन्होंने इंडियंस को एंट्री दी और कहा कि हाँ आप भी आ जाइए, ताकि मैसेकर ना हो, कोई वॉर ना हो, कोई अगला रिवॉल्ट से बचने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की। पर ये काफ़ी सिंबॉलिक टर्म था। जब तक आप इस मीटिंग में इनको बोलने नहीं देंगे, इनको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, तो ये बैठ के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में करेंगे क्या? ठीक है, तो वो एंट्री तो दी पर ऐसा कोई वोटिंग राइट नहीं मिला। इट अकॉर्डेड स्टैच्यूरी रिकॉग्निशन पोर्टफोलियो सिस्टम में भी इनको रिकॉग्निशन मिला। इनमें एक अब डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। पहले तो देखा था कि सेंट्रलाइज ही कर रहे थे सिस्टम को, कि सारी पावर ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आती जाए। अब क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ, पावर का डिवाइडेशन करना। पहले पावर एक की तरफ थी, अब पावर बटेगी, किस किस में बटेगी, सेंटर में और प्रोविंसेस में बटेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऐसा हुआ है, बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस में हुआ है। ये वही 1861 का आपका माइंड मैप है। ये माइंड मैप हाँ जी, तो ये 1861 का आपका माइंड मैप है। ये ये माइंड मैप ही हम डिस्कस कर रहे थे, जो वर्ड्स में था। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस यही है कि उन वर्ड्स को शॉर्ट करके इसमें नैरेट कर दिया है मैंने, ताकि याद रहे, आपके पास एक सिनॉप्सिस हो और आप अपने नोट्स को भी कंसाइज फॉर्म में बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1892 का। कौन सा, 1892 का है। इसमें क्या किया इन्होंने कि इन्होंने एडिशनल मेंबर सेंटर और प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किए, बढ़ाए, पर मेंटेन रखा किसको, मेजॉरिटी को, कि मेजॉरिटी उन्हीं के हाथ में हो, जैसे तैसे करके मेजॉरिटी उन्हीं के हाथ में हो। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले इनको क्या ज़रूरत है, सेंसस की ज़रूरत है, जनसंख्या का अनुमान यहाँ होना चाहिए। तो ये जनसंख्या का अनुमान आया कहाँ से इनके पास, 1891 में पहली बार इंडिया में जनसंख्या की गणना करवाई गई, सेंसस करवाया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया गया। पर फिर मेजॉरिटी किसके पास थी, ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही है। नंबर बढ़ाया गया तो फंक्शन भी बढ़ेगा, भाई काम बढ़ा है तभी नंबर बढ़ाया है। और क्या काम बढ़ा है, बजट। क्या, बजट, बजट पे डिस्कस करने का पावर मिला है और क्वेश्चन करने का पावर यहाँ पे मिला है। किसको मिला है, इंडियंस को मिला है। जैसे पहले हमने 1861 में देखा था कि भाई आप 3 इंडियंस को लिए और उन 3 इंडियंस को कोई पावर तो दिए नहीं, सबने बोला कि पावर तो कुछ दिया नहीं, बस वो बैठ के वहाँ पे क्या करेंगे, झुंझुना थोड़ी बजाएंगे। उनको क्या कहा गया कि चलो ठीक है 1890 जब भी तो हम नेक्स्ट एक्ट लेकर आएंगे आपको कुछ ना कुछ पावर दी जाएगी। तो ये पावर क्या दी गई, बजट पे डिस्कस करने की और बजट पे क्वेश्चन करने का पावर दिया गया। 1892 के बाद आपका नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो 1909 का एक्ट आता है। ये ध्यान रखना है, ये काउंसिल एक्ट है। और ये काउंसिल है कौन, ये काउंसिल किसके अंदर में बनाई गई थी, ये काउंसिल हमने बनाई थी 1858 के एक्ट से।
वो 1858 के एक्ट में ये जो इंडियन काउंसिल बनी हुई है ना 15 मेंबर की, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वही इनके डिसीजंस ले रही है। मतलब यही इंडियन काउंसिल जो है इनका वही क्या कर रही है, ये एक्ट के जो क्लॉजेस हैं वो प्रोवाइड करवा रही है, उनको डिनोट किया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी तो ब्रिटिश वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा, इंडियन काउंसिल बनाएगी तो काउंसिल एक्ट हो जाएगा। तो ये है क्या, काउंसिल एक्ट 1909। 1909 इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में इसलिए कहा गया है कि ये नाम है, मॉर्ले नाम है, मिंटो नाम है, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं और मिंटो, मिंटो कौन है, वायसराय। मिंटो कौन है, वायसराय ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्ट को और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है इनडायरेक्ट इलेक्शन की 1892 में। अब डायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल शुरू होंगे, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या, डायरेक्ट इलेक्शन। ये 1909 में ही क्यों, क्योंकि 1905 में बवाल कर रखा है हम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू, कि हम तुम्हारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम अपनी देश की चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे देश की इकॉनमी बढ़ेगी। तुम्हारे देश की चीज़ें यूज़ करके हम अब तुम्हारे देश का रेवेन्यू क्यों बढ़ाए, तुम्हारे देश की इकॉनमी को क्यों बढ़ावा दें। इसलिए क्या हुआ कि 1905 के बाद 1909 में इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया, चूँकि जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप था। और ये स्टेप ये शो करता है कि अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो ब्रिटेन के पास ही एडहोल्ड था वो इनके पास भी आएगा। किनके पास, इंडियंस के पास भी। जिससे क्या हुआ, इन्होंने नाम चेंज किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्या कर दिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर 60 से 16 कर दिया। पहले कितना नंबर था, 16, अब कितना हो गया, 60। क्यों, डायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं और डायरेक्ट इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशंस होंगे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के जो लीडर्स हैं उस टाइम के, वो आएंगे और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स वाई काउंसिल का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या करेंगे कि इन्होंने एक मुस्लिम को, जो अभी पाकिस्तान डिवाइड हुआ 1947 का, जो भी हमारा देश डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, उसका सबसे बड़ा कॉज यही था कि मुस्लिम को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दिया, अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने का फॉल्ट यही होता है कि यहाँ पे आप इनको फेवर कर रहे हो, किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। और ये है कौन, माइनॉरिटी है भाई। उस टाइम 95% लोग हिंदू थे, 5% लोग मुस्लिम थे। ये 5% लोग 95% लोग पे पॉलिटिकल सिस्टम में हावी होंगे। तो इन 95% का रिप्रेजेंटेशन का क्या, डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर एक कम्युनिटी से। तो ज़्यादा मेंबर यहाँ से आ रहे हैं तो ये इस कम्युनिटी का क्या, 95 मेजॉरिटी का क्या। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एक नींव पड़ जाती है कि हिंदू और मुसलमान तो एक खेमे बन जाएं, ठीक, वो भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये कौन आए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इंडिया के फर्स्ट वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर किए।
ठीक है। ये वही आपके 1861 का माइंड मैप आ गया, 1892 का माइंड मैप आ गया, ये 1909 का माइंड मैप आ गया। तो ये माइंड मैप आपको मिलते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के माइंड मैप मिलते रहेंगे, ताकि आप अपने नोट्स को कंसाइज फॉर्म में बना सकें और समझ सकें कि नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। आप मेंस का देंगे या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे तो बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें नहीं लेंगे, आपके पास यही शॉर्ट नोट्स रहेंगे उसको रिवाइज करने के लिए। एक हफ्ते में रिवाइज करने के लिए आपके पास सारे सब्जेक्ट के यही इसी तरीके के माइंड मैप मिलते जाएंगे सभी लेक्चर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1909 में एक बात ये भी कही गई थी कि अगली बार जब भी हमें एक्ट रेक्टिफाई करना होगा कि इस एक्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो वो हम 10 साल के बाद करेंगे। ठीक, तो ये 1919 में ये काम किया गया। तो 1919 जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की भी शुरुआत से पहले हो चुकी थी। कब? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया में वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए हम 1919 में एक एक्ट लेके आएंगे जिसका नाम क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, काउंसिल एक्ट नहीं है। इससे पहले जो भी हमने एक्ट देखा था वो काउंसिल एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट नहीं था। ऑलराइट, तो ये है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको कह रही है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय ऑफ द इंडिया चेम्सफोर्ड। इसलिए इसका नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब जो सेंट्रल सब्जेक्ट के लॉ बनाने के सब्जेक्ट से वो सभी दोनों एक थे। यहाँ पे क्या किया गया? सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया। क्यों? ये किसके हाथ में थे? वाइसराय ऑफ इंडिया के हाथ में थे। उन वाइसराय ऑफ इंडिया के हाथ से सेंटर में अलग और स्टेट में, जिसको अभी आप प्रोविंशियल सब्जेक्ट कह रहे हैं उसको बाद में स्टेट भी कहा जाएगा, तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग अलग किए गए। ये स्कीम ऑफ ड्वेल गवर्नमेंट्स है ना, डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई है। ड्वेल गवर्नमेंट मतलब डायरार्की ही होता है, डायरार्की ना। अंडर द डायरार्की सिस्टम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। देखो एक ही सब्जेक्ट डायरार्की का बहुत ही फंक्शनल मीन ये होता है, बहुत ही बेसिक मीन ये होता है कि सब्जेक्ट एक ही है। जैसे है लॉ, है क्या? लॉ, और उस लॉ पे पॉलिसी बनाने वाले या रूल्स बनाने वाले दो लोग हैं। अब ये दो लोग हैं कौन? 1919 में ये दो लोग हुए कौन? एक तो इंडियन जो कि काउंसिल में नंबर बढ़ाया गया था, और कौन हुए? ब्रिटिश जो कि उस काउंसिल में बैठे हुए हैं। जो मेजॉरिटी में होगा वही जीतेगा। तो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए इसमें प्रोविंशियल में। और पहले जो वन कैमरल सिस्टम था उसको बाई कैमरल सिस्टम बना दिया गया। बाई कैमरल टू हाउस, प्रेजेंट में अभी क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे क्या बनाया गया? अपर हाउस और लोअर हाउस। बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जब बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जब दो हाउस बना रहे हो तो मेंबर्स का नंबर भी बढ़ेगा। तो वो मेंबर्स का नंबर क्या हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबली 140 मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल 60 मेंबर्स। तो टोटल इसको आप यही समझे कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये हो गई आपकी लोकसभा, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हो गई राज्यसभा। प्रेजेंट में कंपेयर किया जाए तो यही आगे ही जाके 1935 1947 के बाद
कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा उनको इसी नाम से लोकसभा और राज्यसभा के नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन की बात पहले ही की थी इन्होंने 1909 में, यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि लोग डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। अब Act also required that 3 of 6 member Viceroy Executive Council other than Commander in Chief were to be Indian। वायसराय के अंडर में थे ना 4+2 मेंबर्स, अब उसके अंदर में एक मेंबर और आएगा, कौन होगा? कमांडर इन चीफ, जो कि होगा कौन? इंडियन होगा। इसी के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशंस का एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत हुई है। कहा है कि हाँ अब इंडिया में यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग बनना शुरू होगी। जो बिल्डिंग ब्रिटेन से रेगुलेट हो रही थी वो काम अब यहाँ पे भी होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्ट में कह दिया गया है कि चलो आपको हम एक बिल्डिंग बना के दे देंगे। वो कहाँ कहाँ पे बना के देंगे वो हम अगले एक्ट्स में देखेंगे। ऑलराइट, ये आपका 1919 का वही माइंड मैप है और ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो हमने वहाँ पढ़ा था वही इसमें है, नथिंग इज मोर देन दैट। कम्युनल रिजर्वेशन नहीं, कम्युनल रिजर्वेशन का जो एक्सपांड किया, देखो 1909 में कम्युनल रिजर्वेशन दिया है। अब ये कम्युनल रिजर्वेशन का एक्सपांशन यहाँ पे किया है किस किस फॉर्म में? एंग्लो इंडियन, सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख एंड क्रिश्चियन। ठीक, तो इन फॉर्म में इनका एक्सपांशन हुआ। इसके अलावा और कुछ भी पिछले वाले से कुछ नया नहीं है 1919 वाले एक्ट में। 1935 और 1947 ये दोनों जो है ना आपके, ये एक्ट काफ़ी बड़े बड़े हैं और इसका बैकग्राउंड 1919 के बाद 1919 के बाद 1935 के बीच में सर क्या हुआ, क्योंकि ये एक्ट 10-10 साल के बाद आ रहे थे तो 1929 में आना चाहिए था, ये 1935 में क्यों आया, यही बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1935 और 1947 का एक्ट समझने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सजेस्ट करें। थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग मी आउट, इतने देर तक सहने के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।